गरीब बेघर ससुराल ने बसाया पेड़ की तनी में आलीशान घर। गांव की धीमी बारिश में सुबह के वक्त निकिता और पूर्णिमा सूखी लकड़ियां पन्नी से ढककर जंगल की तरफ से गांव आ रही थीं। तभी रास्ते में शांति कांति दोनों बहुओं को रोकते हुए, तुम दोनों गरीब बेघर बहुएं कहाँ से आ रही हो? हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारा ससुराल बेघर नहीं है। उस एक कमरे की माचिस की डिब्बी जितनी जगह को तुम लोग घर कहती हो, उससे अच्छा तो बेघर ही रहो। हमने जो पूछा उसका जवाब दो। हम दोनों जंगल गई थी लकड़ियां लाने। इतनी बारिश में तुम्हें जंगल में सूखी लकड़ियां कहाँ मिली? जंगल में पहाड़ चढ़कर थोड़ी दूर पर जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है ना, उसके नीचे ढेर सारी सूखी लकड़ियां रहती हैं। वो पेड़ इतना घना और बड़ा है कि उसके नीचे बारिश का पानी आता ही नहीं, इसीलिए सारी लकड़ियां सूखी रहती हैं। गरीब के साथ साथ बेवकूफ भी हो क्या? उस पेड़ पर बुरी आत्माओं का साया है। उन बुरी आत्माओं को पानी पसंद नहीं, इसलिए वो उसके नीचे छिपी रहती हैं। वहां से लकड़ियां लेकर आ रही हो तुम दोनों। फेंक दो इन लकड़ियों को। आज के मॉडर्न जमाने में भी आप ऐसी तकियानुसी भूत प्रेत वाली बातें करके हमें डराना चाहती हैं। मैं भी नहीं मानती कि उस पेड़ के नीचे कोई भूत होगा। बहुत मॉडर्न बन रही हो ना। जो ज्यादा मॉडर्न बनता है वो मुंह की ही खाता है। पड़ोसन को अनसुना कर दोनों गरीब बहुएं अपने छोटे से ससुराल के बाहर पहुंचती हैं, जहां कनिका, सूरज और रिधिमा साथ में बारिश में मिट्टी में खिलौने बना रही होती हैं। घर के बाहर छोटा सा चूल्हा होता है। निकिता कुछ लकड़ियां लेकर चूल्हे के पास बैठ जाती है और पूर्णिमा अपने छोटे से ससुराल के अंदर आती है। आ गई बहुओं, हम सोच ही रहे थे कि जल्दी बहुएं आ जाएं, वरना बारिश शुरू हो जाएगी। पूर्णिमा, खाना बनाने में अभी कितना समय लगेगा? हमें बहुत जोर की भूख लगी है। दीदी खाना बनाने बैठ गई हैं, बस थोड़ा सा इंतजार करिए, खाना अभी बन जाएगा। इतना कहकर पूर्णिमा लकड़ियां घर के कोने में रखकर कुछ बर्तन, थोड़ा राशन और सब्जियां लेकर घर के बाहर आ जाती हैं। निकिता सब्जियां काटने लगती है और पूर्णिमा आटा गूंथने लगती है। सब्जी बनाकर निकिता रोटियां सेकने लगती है। देवरानी जी, सब्जी बन गई है और कुछ रोटियां भी बन गई हैं। आप घर में सभी को खाना परोसिए, मैं यहाँ गर्मा गर्म रोटियां बनाती हूँ। ठीक है दीदी। बच्चों, ननन जी, आप लोग भी हाथ धोकर खाना खाने बैठ जाइए। मम्मी ये देखो, मैंने मिट्टी से कुर्सी बनाई है, कितनी प्यारी है ना। मम्मी ये देखो, मैंने लकड़ी का फ्रेम बनाया है और उसमें मिट्टी का पहिया लगा दिया। अब ये साइकिल की तरह चलता है। बहुत अच्छा बच्चों, तुम्हें तो मिट्टी से बहुत कुछ बनाना आता है। भाभी, हम गाँव के बच्चे हैं, हमारा पहला खिलौना ही मिट्टी होती है। माँ की गोद के बाद मिट्टी में ही पलते हैं। ये सब तो गाँव के बच्चे बचपन से बना रहे हैं। ननन जी, मुझे पता है कि आपने ही बच्चों को ये सब बनाना सिखाया है। अब इन्हें घर में रख दीजिए, वरना बारिश में गीले हो जाएंगे, और जल्दी खाने पर बैठिए। कनिका मिट्टी के खिलौने घर में रखकर बच्चों के साथ हाथ पांव धोकर खाने पर बैठ जाती है। तभी पूर्णिमा सब्जी की कढ़ाई लेकर अपने ससुराल के दरवाजे से अंदर घुसती है और पूर्णिमा की दोनों कोहनियां और दरवाजे से टकरा जाते हैं। पूर्णिमा, तुम ठीक तो हो ना? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मेरा सारा ध्यान तो इस गरम सब्जी पर था, इसी वजह से मैं कोहनियां खोल कर चल रही थी और सिर झुकाना ही भूल गई। कितनी जोर से लगी है मेरी कोहनी और माथे पर। बहू इतने समय से इसी दरवाजे से आना जाना कर रही है, अभी तक तुझे इसकी आदत नहीं हुई। पूर्णिमा सब्जी लेकर अंदर आती है और सभी की थालियों में सब्जी परोसती है। तब तक निकिता भी रोटियां बना लेती है। अंदर आते समय निकिता का सिर भी दरवाजे से टकरा जाता है। निकिता सभी को रोटियां परोसती है। क्या हमारे ससुराल का दरवाजा भी कभी उन आलीशान घरों जैसा नहीं हो सकता, जो पेड़ के बड़े तनों को डिजाइन करके बने होते हैं? निकिता, हमारे छोटे से घर में पेड़ के बड़े तनों से बना इतना बड़ा दरवाजा कैसे लगेगा? वैसे आलीशान दरवाजे के लिए आलीशान घर भी होता है। मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि धीरे धीरे भगवान की कृपा हम पर भी हो और हम भी एक दिन अपना आलीशान घर बनाएं। बहू, खुली आंखों से सपने मत देखा करो। भगवान ने जितनी चादर दी है उतने ही पैर पसारने चाहिए। ज्यादा पैर पसारोगी तो बारिश में मच्छर काटेंगे, फिर डेंगू हो जाएगा। सीता देवी की बात सुनकर पूरा परिवार दोनों बहुओं की तरफ देखकर हंस पड़ता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक रात पूरा परिवार जमीन पर बिस्तर लगाकर साथ में सो रहा होता है और नींद में निकिता और पूर्णिमा की चादर खिसक जाती है। तभी राम मोहन की नींद खुलती है। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। बहुएं सो रही हैं और उन्होंने चादर भी नहीं ओढ़ी। अब कैसे उठूं मैं पानी पीने? नींद में क्या पता बहुओं की साड़ी इधर उधर हो गई हो। ऐसे अच्छा नहीं लगता। अब क्या करूं? हाँ, सीता को जगाता हूं। राम मोहन सीता को कोहनी मारकर जगाने लगता है। सीता, उठो,
सीता, उठो, उठो ना। क्या है तुम्हें अब? रात में मुझे सोने भी नहीं दोगे क्या? अरे मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। बनाओ तुम्हें आलीशान घर का राजा, उठकर खुद क्यों नहीं ले लेते पानी? मेरी नींद क्यों खराब की? सीता, इतनी उम्र हो गई तुम्हें, क्या हर बात समझानी पड़ेगी? उधर देखो, बहुओं ने चादर नहीं ओढ़ी है। बताओ, मैं उठूं या नहीं? इन बहुओं को जरा सी भी अक्ल नहीं है। इतनी बार समझाया है, छोटा सा ससुराल है, थोड़ा सोच समझ कर सोया करे। आप जरा 2 मिनट आंखें बंद कीजिए, मैं अभी इन्हें समझाती हूँ। राम मोहन आंखें बंद करके करवट बदल लेता है। सीता देवी उठकर दोनों बहुओं के पास आती हैं। बहू, अरे बहू उठो। हाँ माँ जी, आपने बुलाया? क्या हुआ मम्मी जी, कुछ दिक्कत है क्या? हाँ बहू, दिक्कत है। मुझे जरा सी भी अकल न रखने वाली बहुएं जो मिल गई हैं। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बहुओं, तुम दोनों को कितनी बार समझाया है, छोटा सा ससुराल है, पूरा परिवार एक साथ सोता है। तुम्हारे ससुर जी, छोटे बच्चे और तुम्हारे पति सब यहीं सोते हैं। तुम दोनों को इतनी भी अकल नहीं है कि ढंग से सो। चादर कहाँ है तुम्हारी? मम्मी जी, इसमें हमारी क्या गलती है? अब नींद में चादर कहाँ चली जाती है, हमें कैसे पता रहेगा? तुम्हारे ससुर जी को पानी पीना था, तुम्हारी वजह से वो उठ नहीं पाए और मुझे उठना पड़ा। सोचो उन्हें कितना खराब लगा होगा। आगे से चादर सर से पांव तक दबाकर सोना, समझे? सीता देवी की डांट सुनकर दोनों बहुएं घबराकर सिर से पांव तक चादर लपेटकर सो जाती हैं। सीता देवी राम मोहन को पानी देती है। राम मोहन पानी पीकर सो जाता है। इसी तरह रात बीतती है। अगले दिन दोनों बहुएं जंगल में बड़ी लकड़ियों के छोटे टुकड़े कर रही होती हैं। पास ही एक बहुत बड़ा बरगद का सालों पुराना एक पेड़ होता है, जिसके मोटे तने होते हैं। चारों तरफ लताएं बिखरी होती हैं और दूर तक बरगद की जड़ जमीन को पकड़े हुए होती है। कल तो माँ जी ने हमारी अच्छी क्लास लगाई। मम्मी जी की बात गलत नहीं थी, पर अभी तो गर्मी थोड़ी कम हुई है और बारिश का मौसम शुरू हुआ है। इस बीच कितनी उमस होती है, उसमें सिर से पांव तक चादर ओढ़कर सोना कहाँ आसान है। उमस लगने पर नींद में हम खुद ही चादर फेंक देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अगर हमारा भी एक बहुत बड़ा आलीशान घर होता तो सभी के अपने अपने कमरे होते, फिर हम जैसे मर्जी वैसे आराम से सो सकते थे। हाँ, पर हमारा ससुराल तो इतना छोटा है कि इस बरगद के पेड़ के नीचे बस जाए। हमारे ससुराल से बड़ा तो वो बरगद का पेड़ है। उसके इतने बड़े बड़े मोटे तने हैं कि उनमें एक साथ 15-20 आदमी भी समा सकते हैं। उस पेड़ के तने में ही अगर हमारा घर होता तो वो भी हमारा ससुराल से बड़ा होता। पर हमें ससुराल से कोई शिकायत नहीं है। पर जब बात बड़ी बुजुर्गों उनकी आती है और बच्चों और पति पत्नी के साथ रहने की, तब ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं। दोनों बहुएं बातें कर रही होती हैं, तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और पेड़ के तने से किसी के चिल्लाने की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। आवाज सुनकर दोनों बहुएं डर जाती हैं। इतनी खतरनाक आवाज किसकी थी और जमीन इतनी तेज क्यों हिलने लगी है? शायद भूकंप था और आवाज को तो पता नहीं, शायद किसी की रोने चिल्लाने की आवाज थी। दोनों बहुएं जमीन के अचानक हिलने और पेड़ के तने से आ रही डरावनी आवाजों से हैरान होकर उसी पेड़ के तने के बारे में बातें करती हुई गांव में आती हैं। बातें करते हुए दोनों अपने ससुराल के पास पहुंचती हैं। पड़ोस में मालती अपनी बालकनी में नौकरानी कमला के साथ चाय पकौड़े खाते हुए दोनों की बातें सुन लेती है। मुझे लगता है गांव वाले इन्हीं आवाजों से डरकर कहते हैं कि चुड़ैल तने में बैठकर इंसान को खा रही है। देख रहे हो कमला, इसी वजह से हम दोनों बहुओं का परिवार कामयाब नहीं हो पाया और मुझे तो लगता है अगर इनकी यही हरकतें रही तो ये बहुत जल्द बेघर भी हो जाएंगी। हमारी किस हरकत की वजह से हम बेघर हो जाएंगे? अब तक तो तुम लोग किसी की बात नहीं मानते थे, पर आज तो तुमने खुद भी वहाँ डरावनी आवाज़ें सुनी ना। वो आवाज़ उस पेड़ के तने में रहने वाली प्रेत आत्माओं की है। वहाँ जाना छोड़ दो, वरना बहुत जल्द बर्बाद हो जाएगी। वहाँ जो भी गया है आज तक कभी वापस नहीं आया। फिर वही अंधविश्वास वाली बात, ऐसा नहीं होता है और हम इस बात को कभी नहीं मानेंगे कि वहाँ कोई डरावनी शक्तियाँ रहती हैं। इतना कहकर दोनों बहुएं अपने ससुराल में चली जाती हैं। अगले दिन हल्की बारिश के बीच गांव की आपातकालीन पंचायत बैठाई जाती है। सरपंच साहब, ऐसी कौन सी विपदा आ गई कि आपने आपातकालीन बैठक बुलाई है? जब से हमारा गांव बसा है तब से कभी भी हमारे गांव में बाढ़ नहीं आई, लेकिन इस बार शायद हमारे गांव में बाढ़ आ सकती है। सरपंच जी, हमारे गांव में कभी बाढ़ नहीं आती, इसलिए गांव के सभी किसान बेफिक्र रहते हैं और उसी हिसाब से खेती करते हैं। अगर गांव में बाढ़ आ गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। हमें तो बाढ़ से कैसे बचना है ये भी नहीं पता। बेटा, ये बात तुम बिल्कुल सच कह रहे हो।
कुछ दिन बीतते हैं और गांव में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। लगातार बारिश होने की वजह से एक शाम अंधेरे में अचानक गंगा बांध टूट जाता है। पूरा गांव जलमग्न हो जाता है। सभी के खेतों और घरों में पानी भर जाता है। मम्मी पापा, कहीं हम अपने घर में डूब तो नहीं जाएंगे? हमारे तो गले तक पानी आ गया है। मेरे सारे खिलौने और कॉपियाँ पानी में डूब गई है। मेरी गुड़िया भी पानी में डूब गई है। अरे तुम दोनों मेरे पास आओ, वरना तुम दोनों भी डूब जाओगे। भैया भाभी, आप मम्मी पापा को संभाल कर बाहर लेकर आइए। मैं बच्चों को बाहर लेकर निकलती हूँ, जल्दी कीजिए। पूरा परिवार अपने छोटे से घर से बाहर निकलता है। गांव के सक्षम लोग अपनी मकान के छत पर चढ़ जाते हैं। वहीं गरीब लोग इधर उधर सहारा ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक तेज बिजली कड़कती है और एक बिजली गरीब परिवार के घर पर गिरती है और एक ही झटके में पूरा घर जलकर राख बन जाता है। हे भगवान, ये क्या किया तुमने? क्या ये बाढ़ कम थी जो हमारे घर पर बिजली भी गिरा दी? हम गरीबों को बेघर कर दिया। भगवान ने नहीं, उस पेड़ के तने की वजह से तुम्हारा गरीब ससुराल बेघर हुआ है। जितनी बार हम गांव वालों ने समझाया था, तुम लोगों ने कभी हमारी बात ही नहीं मानी। गांव की सभी औरतें सरपंच से कुछ बातें करती हैं। थोड़ी ही देर में पूरा गांव हाथों में लाठी डंडे लेकर गरीब परिवार के पास आ जाता है। सरपंच जी, मेरा गरीब परिवार बेघर हो गया। इससे अच्छा तो बाढ़ ही थी। कम से कम पानी कम होने के बाद हम अपना घर तो दोबारा बसा सकते थे। अब बस आप लोगों का ही सहारा है। पानी कम होने के बाद आप लोगों को ही मेरा घर बनाने में मदद करनी होगी। तुम्हारी वजह से गांव में ये विपदा आई है। तुम्हारी बहुओं को सब मना करते थे कि उस पेड़ के तने के पास मत जाओ, वहां बुरी शक्तियां रहती हैं। लेकिन तुम्हारी बहुएं वहां जाती रहीं। तुम्हारी बहुओं के जरिए ही वो बुरी शक्तियां गांव में आई हैं, जिन्होंने तुम्हारा घर जलाया। वरना ना हमारे गांव में कभी बाढ़ आई थी और ना ही किसी के घर पर बिजली गिरी थी। सरपंच जी, इनसे बात मत कीजिए। इससे पहले कि वो बुरी शक्तियाँ पूरे गांव को और बर्बाद करें, इन लोगों को गांव से बाहर भेज दीजिए। क्या कह रहे हैं आप लोग? हमारा बचपन इस गांव में बीता है और आज आप हमें ही गांव से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं? वो भी सिर्फ अंधविश्वास की वजह से। बाढ़ आना और बिजली गिरना किसी बुरी शक्ति का काम नहीं होता और ना ही ऐसी बुरी शक्तियाँ होती हैं। तुम्हारी बहुएं अभी भी पूरे गांव का विरोध कर रही हैं। इन्हें लेकर अभी गांव से बाहर निकल जाओ, वरना मुझे मजबूर होकर धक्के देकर तुम सबको गांव से निकलवाना पड़ेगा। गांव वालों को एक पक्ष देखकर पूरा परिवार अपनी पोटलियां उठाकर बच्चों को कंधे पर बैठाकर गांव के ऊंचे इलाके की ओर बढ़ने लगता है। चलते चलते सभी जंगल की तरफ ऊंची जगह पर पहुंच जाते हैं। बहू, क्या जरूरत थी तुम्हें उस मनहूस पेड़ के पास जाने की? देखो आज हमारे साथ क्या हो गया। माँ, तुम भी गांव वालों की तरह भाभीियों को दोषी ठहरा रही हो? क्या तुम भी गांव वालों के अंधविश्वास की बातों पर यकीन करती हो? बेटी, यकीन करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? गांव के लोगों ने कहा था कि उस पेड़ के तने की वजह से हम बेघर होंगे और आज वही हो गया। हमारा यकीन कीजिए, गांव वाली जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। असलियत कुछ और ही है। पूरा परिवार गांव वालों की बातों को अनसुना कर देता है। तभी उस पेड़ के तने पर हल्की बिजली गिरती है और तने में एक बड़ा गड्ढा हो जाता है। पास पड़ी कुछ लकड़ियों में आग लग जाती है। वो देखिए, उस पेड़ के तने की बात कर रहे हैं ना आप लोग? अगर तने में रहने वाली बुरी शक्तियों ने गांव में बाढ़ लाई और हमारे घर को बिजली से जलाया, तो फिर उन्होंने अपने ही पेड़ के तने को क्यों जला दिया? इससे साबित होता है कि उस तने में कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है। बहुओं की बात सुनकर पूरा परिवार तने के पास आता है। तने के गड्ढे में झांकने पर अंदर गहरी सीढ़ियां दिखाई देती हैं। यहाँ तो सीढ़ियां हैं। ये तो कोई गुप्त रास्ता लगता है। हमें अंदर जाना चाहिए। जरूर कोई राज है जिसे बुरी शक्तियों के नाम पर छुपाया जा रहा है। दोनों बहुएं पास पड़ी जलती हुई लकड़ियां इकट्ठा करती हैं और उन्हें मशाल की तरह इस्तेमाल करते हुए तने के अंदर उतर जाती हैं। पूरा परिवार उनके पीछे पीछे नीचे पहुंचता है। तने के अंदर एक बड़ी आलीशान जगह होती है। ढेर सारे कमरे होते हैं। मिट्टी के बड़े बड़े चूल्हे, पुराने तख्त और मिट्टी की पुरानी सीढ़ियां होती हैं जो जमीन के और नीचे जा रही होती हैं। मम्मी, ये तो पुराने जमाना के राजा महाराजाओं की कहानी जैसी जगह है, जैसी कहानी दादाजी सुनाते हैं। मैं तो सिर्फ कहानियां सुनता था, पर ऐसा सच में होता है और हमारे गांव में ही है, ये तो पता ही नहीं था। मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों ने तने के अंदर छिपी इस आलीशान जगह को छुपाने के लिए ये अफवाह फैलाई थी कि तने में बुरी शक्तियां रहती हैं ताकि यहाँ कोई और ना आए। पर अब हम यहीं रहेंगे और इसे अपना आलीशान ससुराल बनाएंगे। पर इसके बारे में हम अभी किसी भी गांव वाले को कुछ नहीं बताएंगे। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देंगे और यहीं अपने खाने पीने और रहने की व्यवस्था भी करेंगे।
जब हम इस पेड़ के तने में अपना आलीशान घर बसा लेंगे तब गांव वालों को कुछ बताएंगे, ताकि वो हमारी बातों पर यकीन करें, न कि इस जगह को मिट्टी का तेल डालकर जला दे। मम्मी, मुझे बहुत नींद लग रही है, मुझे सुला दो ना। पूर्णिमा, ये मशाल ननद जी को पकड़ाकर जरा मेरे साथ थोड़ी सी जगह साफ कर। एक साड़ी बिछा दो जिस पर हम सभी सो जाएंगे। कल सुबह इस जगह को अच्छे से देखेंगे। निकिता और पूर्णिमा थोड़ी सी जगह साफ करके अपनी पोटलियों में लाई एक पुरानी साड़ी जमीन पर बिछाती हैं, जिस पर पूरा परिवार सो जाता है। वहीं कनिका सीढ़ियां चढ़कर पेड़ के तने से बाहर निकलती है और कुछ और लकड़ियां लेकर तने के अंदर आकर लकड़ियां जलाकर रख देती है। इसी तरह रात बीतती है। अगली सुबह गांव में अच्छी धूप निकली होती है। पानी धीरे धीरे कम हो रहा होता है। पूरा परिवार तने के बाहर खड़ा होता है। पेड़ के तने के अंदर हमेशा रोशनी रहे, इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ ऐसा ईंधन इकट्ठा करना पड़ेगा जो देर तक जल सके। दीमक के छत्ते भीगे होने पर आसानी से काफी देर तक जलते हैं। अगर हम ढेर सारे दीमक के छत्ते कांच की बोतलों में भरकर उनमें एक बत्ती लगा दें तो वो लालटेन की तरह काम करेंगे। और कुछ बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा करके हम उनसे झाड़ू बना लेंगे। रसोई तो बनी हुई है, बस थोड़ी मिट्टी इकट्ठा करके चूल्हा लीपना होगा और कुछ बर्तन भी बनाने होंगे। नुकुल और निकिता जंगल के अंदर इधर उधर घूमने लगते हैं। उन्हें दीमक के छत्ते और शराब की कांच की बोतलें मिल जाती हैं, जिन्हें लेकर दोनों तने के अंदर लौटते हैं। रिधिमा, सूरज और कनिका बड़े बड़े पत्तों से झाड़ू लगा रहे होते हैं। पूर्णिमा थोड़ी मिट्टी इकट्ठा करके चूल्हा लीप रही होती है और सीता देवी मिट्टी के बर्तन बना रही होती है। तभी सूरज एक कुंड में गिर जाता है। अरे सूरज, तू गड्ढे में कैसे गिर गया? बुआ, यहाँ कोई गड्ढा था ही नहीं, जैसे ही मैंने पैर रखा यहाँ गड्ढा बन गया। तेरे पैर रखने से गड्ढा नहीं बना है, ये तो कोई कुंड लगता है। यहाँ रहने वालों ने इसे बनाया होगा। ये तो बहुत अच्छा किया था उन्होंने। ऐसा करते हैं, हम पेड़ के तने के ऊपर एक छोटा गड्ढा करेंगे और वहाँ कटोरी की तरह केले का बड़ा पत्ता लगा देंगे। फिर उसके बीच में एक छोटा सा छेद करके पत्तों से बनी पाइप इस कुंड से जोड़ देंगे। बारिश का पानी सीधे इस कुंड में भर जाएगा, जिससे हमारे पीने का पानी का इंतजाम हो जाएगा। राम मोहन और प्रवीण बाहर आते हैं। राम मोहन केले के पत्ते इकट्ठा कर पत्तों को मोड़कर पाइप का आकार देता है। वहीं प्रवीण पेड़ पर चढ़कर एक बड़े केले के पत्ते को कटोरी की तरह लगाकर पत्ते के बीच में एक छोटा छेद करके पत्तों से बनी पाइप को जोड़ते हुए पेड़ के अंदर लाता है और कुंड में जोड़ देता है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू होती है और कुंड में पानी भरने लगता है। दीमक के छत्तों से पूरी जगह रोशन हो जाती है। पूरा परिवार एक एक कमरे का दरवाजा खोलकर अपना अपना कमरा चुन लेता है और जंगल से लाए फल खाकर दिन बिताता है। फिर अगले दिन गांव का सारा पानी निकल गया है। सभी गांव वाले अपने अपने घरों की मरम्मत कर रहे हैं और कुछ लोग अपने खेत साफ कर रहे हैं। हम भी दूसरे गांव में काम ढूंढने जा रहे हैं। अगर कुछ काम मिल जाए तो थोड़ा राशन, तेल, मसाले लेते आइएगा और हर तरह की थोड़ी थोड़ी सब्जियां भी ले आइएगा। हम उनके बीज बो देंगे, फिर सब्जियां खरीदनी नहीं पड़ेंगी। दोनों भाई काम ढूंढने दूसरे गांव चले जाते हैं, जहां दोनों को एक खेत में काम मिल जाता है। शाम तक काम करके अपनी दिहाड़ी लेकर नुकुल कपड़ों की दुकान पर और प्रवीण राशन की दुकान पर पहुंचता है। भैया, थोड़ा दाल, चावल और बाकी राशन का सामान दे दीजिए, तब तक मैं बगल से सब्जियां ले आता हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों भाई सब्जियां, राशन और घर वालों के लिए कपड़े खरीदकर पेड़ के तने के पास आते हैं। वहां तने का मुंह बंद होता है। अरे वाह, ये तो हमारे घर वालों ने बहुत अच्छा किया कि तने का मुंह बंद कर दिया। अब यहाँ कोई आएगा भी तो उसे पता नहीं चलेगा कि हम इस पेड़ में रहते हैं। दोनों भाई तने का मुंह खोलकर अंदर जाते हैं और दोबारा मुंह बंद करके तने के अंदर बने आलीशान घर में पहुंच जाते हैं। आज हम दोनों भाइयों को किस्मत से बहुत अच्छा काम मिल गया। एक बड़े जमींदार ने हमें लंबा काम दिया। अब हमें पैसों की कमी नहीं होगी। बहुओं, जल्दी से कुछ बना दो, बहुत भूख लगी है। 2 दिनों से हम सभी भूखे हैं। आप राशन लाए हैं ना? हमें दीजिए, हमने चूल्हा तैयार ही रखा है, अभी खाना बना देते हैं। दोनों बहुएं रसोई में आती हैं, अपने मिट्टी के बने बर्तनों में राशन का सामान रखती हैं और सब्जियों से बीज निकालकर मिट्टी के चूल्हे पर सभी के लिए खाना बनाकर सबको परोसती हैं। भाभी, ये जगह इतनी बड़ी है कि अब आप लोगों को धूप, बारिश या ठंड में घर के बाहर बैठकर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। यहाँ तो चूल्हे के धुएं से भी कोई दिक्कत नहीं है। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। मिट्टी के बने हुए बेड पर बिस्तर लगाकर पूरा परिवार आराम से सो जाता है। निकिता, अब तुम जैसे चाहो वैसे सो सकती हो और हम जब चाहें आराम से बातें कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास अपना कमरा है। ये तो हमारा सपना था कि हमारा भी एक अपना कमरा हो।
जहाँ हम दोनों पति पत्नी खुलकर बातें कर सकें। सभी अपने अपने कमरों में आराम से रहने लगते हैं। अगले दिन निकिता और पूर्णिमा ऊंची जमीन पर सब्जियों और साग के बीज बोती हैं। कुछ दिन बाद दोनों मिट्टी से हाथी, घोड़े और अप्सराओं की सुंदर मूर्तियां बनाने लगती हैं। मम्मी, ये हाथी, घोड़े और ये मूर्ति तो बहुत सुंदर है। भाभी, आप लोगों को मिट्टी से इतनी सुंदर मूर्तियां बनानी आती हैं, आपने कभी बताया ही नहीं। ननद जी, आपने ही तो कहा था कि गांव के बच्चों को मिट्टी से खिलौने बनाना बचपन से आता है। हम भी तो गांव के ही हैं। बहू, पर तुम ये मिट्टी की मूर्तियां बना क्यों रही हो? पापा जी, सुना है आलीशान घरों के बाहर शाही हाथी, घोड़े और अप्सराओं की मूर्तियां लगाई जाती हैं। हम भी अपने घर को इन्हीं से सजाएंगे और छोटी छोटी मूर्तियां दूसरे गांव में बेचकर अच्छी कमाई भी करेंगे। दोनों बहुएं हाथी और घोड़े की मूर्तियां लेकर खड़ी होती हैं। तभी अचानक पूरी जमीन कांपने लगती है और डर के मारे पूरा परिवार एक दूसरे से चिपक जाता है। मम्मी, कहीं यहाँ पे भी बिजली तो नहीं गिरने वाली है? नहीं नहीं, जमीन के इतने अंदर बिजली नहीं गिर सकती। पहले भी जमीन ऐसे ही हिलती थी और आज बहुत दिनों बाद फिर ऐसे झटके आए हैं, पर ये झटके आते क्यों हैं समझ में नहीं आया। अगर इस तरह झटके पड़ते रहे तो ये जगह ढक सकती है और हम सब इसके अंदर दब सकते हैं। नहीं पापा जी, ऐसा नहीं होगा। मेरे पास एक आइडिया है। पहले हम इन मूर्तियों को सजा लेते हैं, फिर इस जगह को सहारा देने के लिए कुछ बांस यहाँ पिलर की तरह लगा देंगे। निकिता शाही हाथी और घोड़ों की मूर्तियों को तने की पहली और आखिरी सीढ़ी पर रखती है। कुछ मूर्तियां सभी कमरों के दरवाजे के बाहर सजाती हैं। इसके बाद पूरा परिवार जंगल से मजबूत बांस इकट्ठा करता है और तने के अंदर बने आलीशान घर में उन्हें पिलर की तरह खड़ा कर देता है। भाभी, आपने इस जगह को मजबूती दे दी है ना, पर ये बांस देखने में कितने खराब लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे घर का काम अभी अधूरा हो। ननद जी, आप बच्चों के साथ मिलकर इन सभी बांसों पर मिट्टी की मोटी परत चढ़ाइए। हम इन पर तरह तरह के डिजाइन बना देंगे, फिर ये सुंदर पिलर बन जाएंगे। पूरा परिवार मिलकर बांसों को मिट्टी की मोटी परत से ढक देता है। वहीं निकिता और पूर्णिमा नुकीली लकड़ियों और नुकीले पत्थरों से पिलरों पर अलग अलग तरह के सुंदर डिजाइन बनाती हैं। फिर पहाड़ पर मिलने वाले चूने के पत्थर से सभी पिलरों को सफेद रंग से रंग देती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। दोनों बहू की खेतों में हरी भरी साग सब्जी उगाती है। अरे वाह, इतनी सारी सब्जियां! इतनी सब्जियां तो गांव में हजारों रुपए की मिलती हैं और आप लोगों ने ये सब फ्री में उगा ली। दिहाड़ी की नौकरी का कोई भरोसा नहीं होता, आज है कल नहीं। इसीलिए हमने सब्जियां उगाई हैं और ढेर सारी मूर्तियां भी बनाई हैं। अब आप दोनों भाई सब्जियां और मूर्तियां अलग अलग गांव में जाकर बेच सकते हैं, जिससे हमारी आमदनी और बढ़ेगी। निकिता बड़ी टोकरी में ढेर सारी सब्जियां तोड़कर नुकुल को देती है। वहीं पूर्णिमा कुछ मिट्टी की मूर्तियां प्रवीण को देती है। सामान लेकर दोनों भाई दूसरे गांव में बेचने निकल जाते हैं। दोनों बहुएं अपनी उगाई हुई कुछ सब्जियां लेकर रसोई में आती हैं और तरह तरह की सब्जियां और कई पकवान बनाती हैं और अपने पतियों के लौटने पर पूरे परिवार के साथ खाना खाने बैठ जाती हैं। वाह निकिता, ये सब्जियां तो बहुत स्वादिष्ट है। मजा आ गया खाना खाकर। अब पता चला कि भैया ने इतनी जल्दी सब्जियां कैसे बेच ली। सब्जियां थी ही इतनी अच्छी कि पहचानने वाली औरतों ने एक झटके में सारी सब्जियां खरीद ली। और तूने मूर्तियां भी तो बड़ी जल्दी बेच ली। अरे, मैं गांव में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठा और बस 2-3 बार आवाज लगाई। मूर्तियां देखते ही बच्चे तो बच्चे, गांव के बड़े लोगों ने भी मूर्तियां खरीद ली और कहा, भैया भगवान की और भारत के महावीरों की भी मूर्तियां बनाया करो। एक स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने तो गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर जी की मूर्तियां बनाने के लिए भी कहा है और मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हैं। किसी का चेहरा बनाने में हमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर हम पूरी कोशिश करेंगे। आखिर जब पूरे गांव को यकीन हो जाएगा कि इस तने में कोई प्रेत आत्मा नहीं है और न ही हमारे ऊपर किसी प्रेत आत्मा का साया है, तब इन्हीं पैसों से हम गांव में अपनी जमीन पर एक आलीशान घर बनाएंगे। ऐसी बातें करते हुए पूरा परिवार खाना खाता है। सभी अपने अपने कमरे में सोने जा ही रहे होते हैं, तभी अचानक अलग अलग आवाजों में दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगती हैं, जिससे सूरज और रिधिमा डर से कांप जाते हैं। मम्मी, पापा, लगता है यहाँ भूत है। हमें बहुत डर लग रहा है। नहीं बच्चों, यहाँ कोई भूत नहीं है। ये आवाज किसी के चीखने चिल्लाने की है। ये आवाज तो उन दीवारों की तरफ से आ रही है। क्या उसके पीछे भी कोई कमरा है जहाँ कोई और रहता हो? ये मुमकिन हो सकता है। ये गुप्त जगह है, यहाँ कहीं भी दरवाजे और कमरे हो सकते हैं। थर थर कांपते हुए पूरा परिवार एक दीवार की तरफ आता है। दीवार में एक बड़ा गड्ढा होता है जो एक मोटी चट्टान से ढका होता है। चट्टान लगातार हिल रही होती है। ये दीवार इस चट्टान से ढकी हुई है और लगातार हिल रही है। इस चट्टान को हटाते हैं
हो सकता है दूसरी तरफ कुछ हो। पूरा परिवार साथ मिलकर चट्टान को धक्का देने लगता है। पूरे परिवार के जोर लगाने पर चट्टान खिसक जाती है। दूसरी तरफ ढेर सारे मजदूर हाथों में औजार लिए दीवार की चट्टानें तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। किसी की एक आंख फूटी होती है, कोई लंगड़ा होता है तो कोई हड्डियों का ढांचा बन चुका होता है। तभी साफ सुथरे कपड़ों में, हाथों में बंदूक और चाबुक लिए धनंजय और नागेंद्र आते हैं। ये सब क्या है? यहाँ खुदाई क्यों चल रही है? ये परिवार कौन है? ये तो हमारे मजदूरों में से नहीं है। जी, हम इस तरफ रहते हैं। आज इस चट्टान पर नजर पड़ी तो इसे हटाकर इस तरफ आ गए। बकरी खुद बलि बनने चली आई है। आदमियों, पकड़ लो इन्हें और इन्हें भी सोने की खुदाई पर लगा दो। धनंजय और नागेंद्र के आदमी दौड़कर पूरे परिवार को पकड़ लेते हैं और बच्चों को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। वहीं नागेंद्र बहुओं के आलीशान घर में घुस आता है। अरे वाह, इतने सुंदर पिलर, इतनी सुंदर मूर्तियां, ये तो किसी राजा महाराजा का आलीशान घर लग रहा है। छोड़ो हमें और बाहर निकलो हमारे आलीशान ससुराल से। ये हमने बनाया है और तुम लोग यहाँ सोने की खुदाई क्यों कर रही हो? ये काम तो सरकार का है। यहाँ की सरकार हम हैं। ये सारा सोना हमारा ही है और तुम सब अब हमारे मजदूर हो। हम तुम्हारे मजदूर नहीं हैं और ना ही तुम्हारी गुलामी करेंगे। हम सबको सच बता देंगे कि तुम यहाँ क्या करते हो। तुम लोग यहाँ से बाहर निकल पाओगे तब ना। ये लोग भी इसी तरह यहाँ आए थे। कोई 2 साल से, कोई 3 साल से हमारी गुलामी कर रहा है, ये जानते हुए भी कि यहाँ भूत प्रेत का साया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? झूठ मत बोलो, यहाँ किसी भूत प्रेत का साया नहीं है। यहाँ की जमीन चट्टान टूटने और खुदाई की वजह से हिलती थी और वो चीखने की आवाजें इन मजदूरों की थी जिन्हें तुम चाबुक से मारा करते हो, है ना? ये दोनों बहुए चालाक हैं। इन्हें तो हम हरगिज नहीं छोड़ सकते। लगा दो इन्हें काम पर और अगर मना करें तो इनके बच्चों के हाथ पैर तोड़ देना। अपने बच्चों की चिंता में पूरा परिवार मजबूर होकर मजदूरों के साथ चट्टानें तोड़ने में लग जाता है और कमजोर मजदूरों के काम न कर पाने पर नागेंद्र उन्हें चाबुक से मारता है। अरे पापी, क्यों मार रहा है इन बुजुर्गों को? कीड़े पड़ेंगे तेरे हाथ में। जबान संभाल वरना तुझे कोड़े पड़ेंगे। चुपचाप काम कर। आदमियों, इन्हें 1 हफ्ते तक खाना मत देना ताकि इनमें खड़े रहने की ताकत न बचे। बहुत बोलती है। 24 घंटे काम करवाकर सोने के तस्कर मजदूरों को 2 सूखी रोटियां खाने को देते हैं। वहीं बहुएं और उनके पूरे परिवार को एक पिंजरे में बंद करके भूखा रखते हैं। तभी बुजुर्ग सुखदेव चुपके से अपनी रोटी पिंजरे के अंदर डाल देता है। बहुओं, मिल बांट कर ये रोटी खा लो। काका, आपको इन लोगों के बारे में कुछ पता है क्या? बहुओं, यहाँ की दीवारों के काले चट्टान असल में सोना है। ये लोग उसी की खुदाई करवाकर हफ्ते में 1 बार बाहर तस्करी करते हैं। बहुएं नागेंद्र और धनंजय का सारा खेल समझ जाती हैं, पर मजबूरी में उन्हें उनकी गुलामी करनी पड़ती है। ऐसे ही 1 हफ्ता बीतता है। धनंजय और नागेंद्र बहुओं के आलीशान ठिकाने के कोने में तस्करी के लिए ढेर सारा सोना इकट्ठा कर उसकी रखवाली में वहीं सो रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ आहट सुनाई देती है। नागेंद्र तुरंत अपनी बंदूक निकाल लेता है। आज तो हमने खुदाई बंद कर रखी है क्योंकि पहले ही काफी सोना इकट्ठा हो गया है। फिर ये आवाज कैसी है? शायद हमारी सुरंग में कोई चालाकी करने की कोशिश कर रहा है। जरूर वो बहुएं होंगी। उन्हें गोली मारकर खेल ही खत्म कर देते हैं। नागेंद्र और धनंजय पिंजरे में बंद बच्चों की तरफ बंदूक ताने आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक बंदूक हवा में उड़ने लगती है और चारों तरफ से चुड़ैलों की भयानक हंसी गूंजने लगती है। ये तो सच में चुड़ैल की आवाज है। हे बजरंगबली, बचा लो मुझे। चुप कर, यहाँ चुड़ैल कहाँ से आएगी? नागेंद्र और धनंजय चारों तरफ नजरें दौड़ा रहे होते हैं। तभी 4 खतरनाक चेहरे वाली चुड़ैलें, जिनके पांव उल्टे होते हैं और लंबे लंबे बाल होते हैं, चारों तरफ खड़ी होकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। हमें छोड़ दो, हमें कुछ मत करना। अचानक सभी मशालें बुझ जाती हैं। नागेंद्र अपने फोन की टॉर्च जला लेता है। चारों चुड़ैलें जोर जोर से हंसते हुए उनके इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। नागेंद्र, अगर अपनी जान प्यारी है तो भाग, वरना आज ये चुड़ैलें सच में हमें कच्चा चबा जाएंगी। लगता है हमने जिन जिन औरतों को मारा है ये उन्हीं की आत्माएं हैं जो हमसे बदला लेने आई हैं। नागेंद्र, धनंजय और उनके आदमी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी पहाड़ों पर गूंज रही उनकी आवाज सुनकर पूरा गांव मशाले लेकर इकट्ठा हो जाता है।
सरपंच जी, ऐसी खतरनाक आवाजें आ रही हैं। लगता है आज हमारे गांव का आखिरी दिन है। मेरे होते हुए भूत चुड़ैल हमारे गांव की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। चलो उस पेड़ के तने को ही जला देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हरिवंश सभी गांव वालों के साथ मशाले लेकर पेड़ के पास पहुंचता है, जहां धनंजय और नागेंद्र अपने गुंडों के साथ पेड़ से बाहर निकलते हैं। उनके पीछे चारों चुड़ैलें, सभी मजदूर और पूरा परिवार भी बाहर आ जाता है। हे भगवान, यहाँ तो सच में चुड़ैले हैं। गांव वालों, जला दो इन्हें, मार दो इन सबको। ये लोग गांव से गायब हुए लोग हैं, ये सब उन्हीं की आत्माएं हैं। जला दो इन्हें, मार दो, बचाओ हमें, ये हमारे पीछे पड़ी है। अरे रुक जाइए आप सभी, ये चुड़ैलें नहीं है, ये मेरी मम्मी, बुआ और दादी हैं। सीता देवी, कनिका, निकिता और पूर्णिमा लताओं से बने अपने नकली बाल उतारती हैं और चेहरे पर लाल रंग पोंछती हैं। सरपंच जी, हम कोई भूत प्रेत नहीं है। इस पेड़ के तने के असली भूत प्रेत ये दोनों हैं। इस जमीन के नीचे की चट्टानों की दीवारें सोने की हैं। ये लोग उसी सोने की तस्करी करते हैं। इन्होंने ही यहाँ आने वाले लोगों को गायब करके ये अफवाह फैलाई कि यहाँ नकारात्मक शक्तियों का साया है, ताकि गांव वाले यहाँ कभी ना आए। सरपंच और गांव के आदमी धनंजय और नागेंद्र को पकड़ लेते हैं। फिर पूरा गांव सरकारी अधिकारियों को बुलाता है। सभी तने की सीढ़ियों से उतरकर अंदर आते हैं और बहुओं के आलीशान ससुराल तथा सोने के ढेर के पास पहुंचते हैं। निकिता सबको शुरू से आखिरी तक पूरी कहानी बताती है। अगर आप लोग कैद थी तो आपने अपना रंग रूप कैसे बदल लिया? चट्टानों के काले रंग, पेड़ की बड़ी बड़ी डालियां, बेलों के इस्तेमाल से हमने खुद को डरावना बनाया और इसके मन में डर बैठाया और खुदाई में इस्तेमाल होने वाली एक पतली तार से इनके हाथों से बंदूक भी छीन ली, जिससे इन्हें पूरा यकीन हो गया कि हम सच में चुड़ैल हैं, ताकि ये खुद डरकर यहाँ से भाग जाएं और हम सरकार की अमानत सरकार को दे सकें। आप लोगों ने बहुत बहादुरी का काम किया है। इस सोने से भारत की बहुत मदद मिलेगी और सरकार इस सोने का कुछ हिस्सा आप लोगों को भी देगी। धनंजय और नागेंद्र को उम्र कैद होती है। बरसों से बिछड़े परिवार मिलते हैं और सरकार सोने का कुछ हिस्सा बहुओं को देती है, जिससे दोनों बहुएं अपना आलीशान घर, साथ ही गांव में स्कूल और अस्पताल भी खुलवाती हैं। बहुओं, हमें माफ कर दो, हमने तुम दोनों के साथ बहुत नाइंसाफी की, लेकिन आज तुम दोनों ने हमारे गांव के लिए बहुत अच्छा किया, बहुत कुछ किया है। हमारे बच्चों को सुंदर भविष्य दिया है और बुजुर्गों को लंबी उम्र की उम्मीद दी है।